Hello students, welcome in our YouTube channel राहुल सर बायो त्रिवेदी। तो बच्चों आज हम लोग बात करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 2 किसमें एनिमल टिश्यू। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी इंट्रोडक्शन अबाउट द एनिमल टिश्यू, मीन्स द एनिमल टिश्यू क्या होता है, और साथ ही साथ हम लोगों ने इस बारे में जानकारी प्राप्त की कि कितने प्रकार के कुल टिश्यू हमारी बॉडी में मीन्स लिविंग बॉडी में पाए जाते हैं। तो जैसा कि आपको पता ही है कि पाए जाने वाले जो टिश्यूज होते हैं वो कितने प्रकार के, इपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू, उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक और तंत्रिका ऊतक। तो चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे डिटेल स्टडी, और इसमें सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आज इपिथेलियल टिश्यू की। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहां पर इपिथेलियल टिश्यू की। इपिथेलियल टिश्यू शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? रेयूश ने किया। किसने किया? रेयूश ने किया। किसने किया? रेयूश ने किया। द टर्म वॉज कॉइन्ड बाय रेयूश। द टर्म इपिथेलियम was given by Mr. रेयूश। अभी तो यहां पर बात आती है कि इपिथेलियल टिश्यू, अब टिश्यू है तो सेल्स भी होंगे। अब इसमें पाई जाने वाली जो सेल्स होती हैं वो किस प्रकार से अरेंज होती है। अगर इनमें हम अरेंजमेंट ऑफ सेल्स को देखें, अरेंजमेंट ऑफ सेल्स की बात करें तो ये कॉम्पैक्टली अरेंज होती है। अरेंज, कॉम्पैक्टली अरेंज का मतलब एक दूसरे के साथ फंसी हुई सघन रूप से व्यवस्थित होती है। कॉम्पैक्ट का मतलब क्या है? डेंसली, आपस में चिपकी चिपकी बिल्कुल पास में ठसी हुई एक दूसरे के साथ व्यवस्थित होती है। कभी कभी क्या होता है कि इन कोशिकाओं के बीच में थोड़ा सा इंटर सेलुलर फ्लूइड पाया जाता है, यानी अंतराकोशिकीय द्रव्य पाया जाता है, और कभी कभी नहीं भी होता है। कभी कभी इनमें एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड भी प्रेजेंस होता है। अब ये वाली बात समझो जो मैंने ये बात कही। पहली बात तो यहां पर जो लिखी गई थी कॉम्पैक्टली अरेंज। कॉम्पैक्टली अरेंज का मतलब यह है कि इसमें पाई जाने वाली सभी प्रकार की कोशिकाएं एक दूसरे के साथ ऐसे ऐसे व्यवस्थित होती है। ये हो गया हमारा कॉम्पैक्टली अरेंज। सभी कोशिकाएं एक दूसरे के साथ सघन रूप से ऐसे जुड़ी हुई या व्यवस्थित दिखाई देती है। इस तरीके से बेटा अभी हम इसको बोलते हैं क्या? कॉम्पैक्टली अरेंजमेंट या सघन रूप से कोशिकाओं का जोड़ना। तो सभी कोशिकाएं एक दूसरे के साथ कॉम्पैक्टली अरेंज। अब वो इसके बाद वाली बात करें अगर, तो दो कोशिकाओं के बीच में कभी कभी बहुत हल्की मात्रा में इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंस होता है। जैसे एक सेल ये है और इसके बगल में इस तरीके से दूसरी सेल है ये। अब ऐसी दो कोशिकाओं के बीच में यहां पर ये आप देख सकते हो ग्रीन कलर से यहां पे बन रहा बेटा ये चीज, ये होता है इंटर सेलुलर फ्लूइड। इंटर सेलुलर
फ्लूइड। इतनी बात क्लियर हो गई। कभी कभी इसमें क्या होता है, मैंने क्या कहा, वेरी लिटिल इंटरसेलुलर फ्लूइड और एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड प्रेजेंस अराउंड द सेल्स। दो कोशिकाओं के बीच में कभी कभी बहुत कम मात्रा में या कभी कभी कोशिकाओं के बाहर थोड़ी बहुत मात्रा में फ्लूइड यानी द्रव पाया जाता है। अब कोई यहां पर एक बात और समझ लें कि एपिथेलियल टिश्यू कंपोस्ट सिंगल लेयर और मल्टी लेयर। कभी कभी क्या होगा कि इनमें एक ही स्तर पाया जाएगा, एक ही लेयर पाई जाएगी, और कभी कभी एक से अधिक लेयर पाए जाएंगे। अब ये बात जैसे समझने वाली है यहां पर कि सिंगल लेयर का मतलब जैसे अपने घर में टाइल्स या पत्थर लगे होते हैं तो एक ही लेयर होती है, लेकिन जब दीवार में ईंट लगाई जाती है तो कई सारे स्तर होते हैं उसमें। तो दीवार जैसी भी हो सकती है कि ईंट के कई सारे स्तर लगे होते हैं, या घर में लगे हुए जो टाइल्स होते हैं उसके आधार पर भी ये हो सकते हैं। तो मेगापाफ सिंगल और मल्टी लेयर सेलुलर कंडीशन, कोशिका के एक स्तर से भी बने हो सकते हैं और कोशिकाओं के बहुत सारे स्तरों से भी मिलकर के बने होते हैं। याद करो पिछले वीडियो में हमने आपसे कहा था कि जब ये सिंगल लेयर होते हैं तो इनको हम सिंपल एपिथेलियम साधारण उपकला ऊतक कहते हैं, और जब ये कई स्तरों से मिलकर के बने होते हैं तो इनको कंपाउंड एपिथेलियम या संयुक्त उपकला ऊतक कहते हैं। अब देखो अगर कोशिकाओं की बात करें तो किसी भी कोशिका में दो स्तर होते हैं। कितने स्तर होते हैं? दो स्तर होते हैं। अब इसको कैसे आप समझ सकते हो? इसको ऐसे समझ सकते हो कि जैसे हमारे पास मान लीजिए एक ये सेल है, ये मोबाइल आप देख रहे हो ना, इसमें ये एक सेल मान लेते हैं कि एक सेल है ये। इस सेल में दो सरफेस है। कितने सरफेस है? दो सरफेस। एक सरफेस से ये हमारे हाथ के ऊपर रखा हुआ है और दूसरा सरफेस आपको ये दिख रहा है ऊपर वाला। तो जो नीचे वाला सरफेस दिख रहा है जो हाथ के ऊपर रखा है, यानी ये वाला जो सरफेस आपको दिख रहा है ये इसका बेसल सरफेस कहलाएगा, और ये जो ऊपर वाला सरफेस आपको दिख रहा है इसको हम फ्री सरफेस कहते हैं। बात समझ में आई? यानी जितनी भी एपिथेलियल टिश्यू है या जो भी टिश्यू ऐसे एपिथेलियल सेल्स के रूप में एक्ट हो रही है। पूरी बात समझ में? किसी भी एपिथेलियम में पाई जाने वाली कोशिकाओं के दो स्तर होते हैं, एक ये नीचे वाला ये, और एक ये ऊपर वाला। अभी हमने मोबाइल से बताया आपको ऐसे। तो जो नीचे वाला बेटा स्तर होता है इसको हम कहते हैं बेसल सरफेस। क्या बोलते हैं इसको? बेसल सरफेस। बेसल सरफेस का क्या मतलब हुआ? आधारी स्तर। और जो ये ऊपर की तरफ आपको दिख रहा है, इस ऊपर की तरफ दिखाई देने वाले सरफेस को हम कहते हैं फ्री सरफेस। शायद मेरी बात आप समझ चुके कि इसमें दो प्रकार के स्तर पाए जाते हैं। एक तो जैसे अब ये सारे मार्कर रखे हुए, एक इनका ऊपरी स्तर है, इसको हम फ्री सरफेस कहते हैं, और एक जो हाथ के ऊपर रखा हुआ है उसको हम कहते हैं बेसल सरफेस। तो एपिथेलियम टिश्यू में पाई जाने वाली जितनी भी कोशिकाएं होती है उनमें दो स्तर होते हैं। अब देखो आगे वाली बात, ये बात मैंने क्यों बताई? इसलिए बताई कि जो नीचे वाला स्तर होता है यानी बेसल सरफेस होता है वो एक मुलायम अकोशिकीय जेली जैसे पदार्थ के ऊपर रेस्ट करती है। शायद इसीलिए इनको उपकला या एपिथेलियम कहा जाता है। नहीं समझ पाए डायग्राम में देखो,
कहीं भी जब इपिथेलियल टिश्यू लगा होगा, कहीं भी लगा हो, पूरी बॉडी में कहीं लगा होगा, तो जैसे अब हम मान लेते हैं कि ये इपिथेलियल कोशिकाएं ऐसे, ये इपिथेलियल सेल्स हैं इस तरीके से ऐसे। अभी क्या हो रहा है, ये इनका फ्री सरफेस है, ऊपर वाला स्तर है, ये फ्री सरफेस है, और ये इनका नीचे वाला जो आप देख रहे हो ये इनका बेसल सरफेस है, ये बेसल सरफेस है। तो इनका जो फ्री सरफेस होता है और जो बेसल सरफेस होता है वो इस बात से पता चलता है, किस बात से, कि जो बेसल सरफेस होता है उसके नीचे हमेशा डेलिकेट नॉन सेलुलर झिल्ली जैसी रचना पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं। हिंदी में अगर बात करो तो मुलायम आकोष्ठी आधारी झिल्ली, अब पूरी बात को समझो। इपिथेलियल टिश्यू में पाई जाने वाली जितनी भी कोशिकाएं होती हैं, सभी कोशिकाओं में दो स्तर होते हैं, एक ऊपरी स्तर होता है, एक निचला स्तर होता है। जो निचला स्तर होता है वो आधारी झिल्ली के ऊपर व्यवस्थित होता है, और जो आधारी झिल्ली होती है वो आकोष्ठी है, जेली जैसी है, पिलपिली है हिंदी में अगर बोलूं। All epithelial cells are rest on a delicate non-cellular jelly-like substance. It is called basement membrane. अब देखो, अगर नीचे वाले की बात की जा रही तो सर फ्री सरफेस ऊपर वाला किधर रहेगा? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जो एक्सटर्नल सरफेस होता है, अब जैसे ये जितना आप देख रहे हो स्किन, ये सारी स्किन इपिथेलियम से बनी, तो ये बाहरी स्तर इसका है। तो बाहरी स्तर किसके टच में है? किसके टच में है? एनवायरनमेंट के टच में है। फ्री सरफेस रिलेटेड टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अरे भाई, ये जो स्किन की सेल है ये तो इपिथेलियम है, तो ऊपर वाला कहाँ है? एनवायरनमेंट के संपर्क में है, और नीचे वाला कहाँ है? जेली लाइक सब्सटेंस। कभी कभी क्या होता है कि जब ये सेल्स यानी इपिथेलियम सेल्स ट्यूब वगैरह में पाई जाती है, शरीर में पाई जाने वाली नलिकाओं में पाई जाती है। अब जैसे ये ट्यूब है जिसमें ब्लड बह रहा है ऐसे, तो अब ये जो इपिथेलियल टिश्यू यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है इस तरीके से ऐसे, तो जो एक्सटर्नल सरफेस है वो एक्सटर्नल सरफेस किसके टच में आएगा? बोलो, किसके टच में आएगा? जो इसके अंदर फ्लूइड या द्रव बह रहा है उसके अंदर, उसके संपर्क में आएंगे। इस तरीके से आप देख सकते हैं भाई, फ्लूइड इसके अंदर से बह रहा कि नहीं बह रहा, और जब फ्लूइड इसके अंदर से बह रहा है, जो द्रव इसके अंदर बह रहा है उसके संपर्क में हमेशा बेसल वाला आधारी झिल्ली के साथ, और बाहरी सतह जो होता है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ या फ्लूइड के साथ कनेक्ट करता है। इतनी बात आपको यहां पर समझ में आ चुकी होगी। अब हम लोग बेटा बात करते हैं कि ये वाला टिश्यू यानी जो हमारा इपिथेलियल टिश्यू है इसका काम क्या होता है? इपिथेलियल टिश्यू का काम क्या होता है? स्किन हमारी बॉडी में पाई जा रही, क्या कर रही है? अब आपका आंसर होगा सर ये हमारे शरीर को बाहरी वातावरण से सुरक्षा प्रदान करती है। बिल्कुल सही। तो स्किन किसकी बनी है?
इसके लिए एपिथेलियम की बनी। तो बेटा जहां भी एपिथेलियम टिश्यू हो, आंख बंद करके आपको इनके फंक्शन में ऑप्शन में क्लिक करना है। क्या क्लिक करना है कि दे आर प्रोटेक्टिव इन नेचर, ये हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करते हैं। ठीक है, या ऐसे भी कह सकते हैं कि हमारे शरीर को आउटर कवरिंग देते हैं। आउटर कवरिंग दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? तो दे प्रोवाइडेड आउटर कवरिंग ऑफ द बॉडी एंड प्रोटेक्टिव इन नेचर। फंक्शन की अगर यहां पर बात कर ले हम कि इनका फंक्शन क्या होता है, तो दो फंक्शन, प्रोवाइडेड एक्सटर्नल कवरिंग एक्सटर्नल कवरिंग प्रोवाइड करते हैं, साथ ही साथ क्या, प्रोटेक्टिव इन नेचर, शरीर को सुरक्षा प्रदान करते हैं। अब देखो यहां पर एक बात की गई थी, क्या बात की गई थी यहां पर कि ऊपर मैंने क्या कहा था अभी कि ये सिंगल लेयर्ड हो सकते हैं या मल्टी लेयर्ड हो सकते हैं। अब समझने वाली बात यहां पर देखो एक ये है कि अगर ये सिंगल लेयर्ड है तो इनको हमने क्या कहा था, सिंपल एपिथेलियम। और अगर ये मल्टी लेयर्ड है, अगर ये बहुकोशिकीय है तो इनको हमने क्या कहा था, कंपाउंड एपिथेलियम। देखो दो बातें की गई थी। क्या बात की गई थी कि कभी कभी जो एपिथेलियम टिश्यू है वो कोशिकाओं के एक स्तर से मिलकर के बना होता है, और कभी कभी ये कौन एपिथेलियम एक से अधिक स्तर वाली कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं। चलिए यहां पर देखते हैं। तो अगर ये सिंगल लेयर है तो ये क्या हो गया, तो हम इसको बोलेंगे सिंपल एपिथेलियम या साधारण उपकला ऊतक। और अगर ये कैसा है, बहुस्तरीय है, मल्टी लेयर्ड है, तो इसको बोलेंगे हम कंपाउंड एपिथेलियम, अर्थात संयुक्त उपकला ऊतक। ये बात समझ कि सिंपल और कंपाउंड में एक ही अंतर है, कोशिकाओं का एक स्तर या बहु स्तर में व्यवस्थित होना। अब देखो अगर हम इसकी बात करें, किसकी बात करें, सिंपल, तो जो सिंपल एपिथेलियम है, अब किसकी बात करेंगे यहां पर, सिंपल एपिथेलियम की बात करें। तो अगर सिंपल एपिथेलियम की बात की जाती है तो सिंपल एपिथेलियम कोशिकाओं के बनावट के आधार पर, कोशिकाओं के बनावट के आधार पर ये तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। पहला स्क्वामस एपिथेलियम, दूसरा क्यूबॉइडल एपिथेलियम, और तीसरा होता है कॉलमनर एपिथेलियम। अब स्क्वामस को हिंदी में हम कहते हैं शल्की, और क्यूबॉइडल को हम हिंदी में कहते हैं घनाकार,
और कॉलमनर को हम कहते हैं स्तंभाकार। तो इस प्रकार सिंपल एपिथेलियम अकॉर्डिंग टू शेप ऑफ सेल्स, according to shape of cell, कोशिका के बनावट के आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं। अब इसमें से